और अब बिहार से खबर, जहां भागलपुर जिले में चाकू से हुए ताबड़तोड़ हमले में घायल हुई नीलम देवी ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। ये वारदात पीर पैंती इलाके में सिंघिया के पुल के पास रविवार देर शाम अंजाम दी गई थी, जिसमें शकील मियां नाम के सिरफिरे अपराधी ने नीलम देवी को कई चाकू से वार कर घायल कर दिया था। इसके बाद नीलम देवी को पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया था, बाद में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही नीलम देवी की सांसों की डोर टूट गई। आरोपी ने महिला की पीठ पर चाकू से वार किया था, साथ ही उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। महिला के पति ने बताया कि शकील मियां उसके घर आया करता था, लेकिन उसके घर आने पर नीलम ने आपत्ति जताई थी और यही वजह है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तो शकील मियां नाम के शख्स पर यह आरोप, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चाकू से वार कर महिला को घायल किया था और इलाज के लिए ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया। वही बाजार से आ रही थी। हाँ। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। हाँ। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण कि पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर, कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। क्या दुश्मनी था? दुश्मनी कुछ नहीं, वो पहले आने जाने के लिए उसको मना किए थे कि तुम हमरे यहाँ मत आओ, तुम गलत आदमी। कौन मारा है? शकील, शेख शकील मारा है। और इस पर डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, ये शकील मियां और ये इतना सिरफिरा शख्स कि घर पर पहुंचता था और इसी पर आपत्ति जताई थी इस महिला ने, और इतने ज्यादा तैश में आ गया कि चाकू से हमला किया, पहले पीठ पर, उसके बाद सिर पर, और दोनों हाथ काट दिए। देखिए, घटना है ये, क्योंकि ये भागलपुर के पीरपैंती की घटना है, जहां पर ये शकील जो है, ये सिरफिरा जो है, इसकी जमीन महिला के जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। और इस मामले को लेकर के शकील लगातार महिला नीलम देवी के घर पर आता जाता था। जब नीलम देवी के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई और जब महिला ने शकील को अपने घर आने से रोक दिया, उसके बाद इस शख्स ने इस महिला को जिस तरह से स्टैप किया, जिस तरह से उसके हाथ काटे और उसके पूरे बदन पर जिस तरह से उसने अटैक किया और एक एक अंग को काट डाला है, ये एक तरह से जघन्य घटना को इसने अंजाम दिया है। हमारे पुलिस अधिकारी से भी बात हुई है वहां पर। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका केशव, और डिटेल्स हम लेंगे आपको कुछ ही देर बाद, फिर आपके पास लौट कर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो मुंबई से मिल रही है। कुर्ला में 42 साल की महिला से चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को चाकू दिखाकर उसके साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं उस महिला का ऑडियो भी भारत 24 के पास मौजूद है, जिसका आरोप है कि उसके साथ हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस ऑडियो क्लिप में महिला बाकायदा बबलू, वसीम और मुन्ना नाम के आरोपियों का नाम लेती हुई सुनाई दे रही है। महिला आरोप लगा रही है कि उसके साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया गया। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी, साथ ही उसके शरीर के दूसरे पार्ट पर भी चाकू से वार किया गया। पीड़ित महिला भाभा अस्पताल में भर्ती कराई गई है, जबकि उसके साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इस मामले में पुलिस की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, ये 3 आरोपी जो हैवानियत भरी इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए, अब पुलिस कहां छानबीन कर रही है, कहां इनकी तलाश कर रही है? और अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना। जी, मेरी जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि बबलू, वसीम और मुन्ना नाम के ये जो तीनों अपराधी है, उन्होंने जिस तरह से क्रूरता के साथ जो है उस महिला के साथ पेश आए, उसके साथ गंदी हरकत की, इस मामले में जो है उनकी तलाश कुर्ला और कुर्ला के आसपास के इलाकों में जो है की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। ईरान में महिलाओं की बड़ी जीत।
ईरान में अनिवार्य हिजाब का कानून खत्म हो गया है। 2 महीनों से चल रहा था महिलाओं का प्रदर्शन। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, महिलाओं की ये बड़ी जीत है। और लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहे थे हिजाब के खिलाफ, और किस तरह से महिलाएं वहां पर सड़कों पर उतर रही थीं, और कितनी सारी ऐसी वहां पर महिलाएं जिनके खिलाफ ये बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया गया था। और जो महिला की मौत हुई थी वहां पर, ईरानी महिला की मौत, जिसने वहां पर ये विरोध का झंडा बुलंद किया था, उसके बाद भी लगातार यातनाओं का ये दौर महिलाओं पर जारी था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अनिवार्य हिजाब का कानून खत्म कर दिया गया है। 2 महीने से महिलाओं का ये प्रदर्शन चल रहा था। लगातार वहां पर विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे, और ये जो विरोध की जो तस्वीरें थी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं किस तरह से लगातार ये विरोध की आवाज बुलंद हो रही थी। पिछले 2 महीने से ये वहां पर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा था। हमने आपको वो तस्वीरें भी पहुंचाई थी किस तरह से वहां पर सड़कों पर उतर आई थी महिलाएं, अपनी बाल काट रही थीं और ये दिखा रही थीं कि ये जो वहां पर उनकी जो आवाज है वो शांत नहीं हो सकती है। और यही जो लगातार वहां पर विरोध का झंडा बुलंद किया महिलाओं ने, उसी का ये नतीजा है कि अनिवार्य हिजाब कानून को खत्म कर दिया गया है। ये ईरान में महिलाओं की बड़ी जीत। अनिवार्य हिजाब का कानून खत्म हो गया है। 2 महीने से महिलाओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा था हिजाब के खिलाफ। तो हिजाब की ये जो लगातार उन पर बंदिश बनी हुई थी कि जहां भी बाहर जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, उसी के खिलाफ ये आवाज बुलंद हो रही थी। ईरान में लगातार ये विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहे थे, और ये विरोध प्रदर्शन का ही नतीजा है कि अब उनकी आवाज सुनी गई है, और असर ये हुआ है कि वहां पर अनिवार्य हिजाब के कानून को खत्म कर दिया गया है। तो हिजाब की ये बंदिश और इन जंजीरों को तोड़ दिया है ईरान की महिलाओं ने, जिन्होंने हार नहीं मानी। लगातार वहां पर विरोध की आवाज को बुलंद करती रही हैं महिलाएं। लगातार उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, यातनाओं के दौर से गुजरती रही ईरान में महिलाएं, लेकिन वो खामोश नहीं हुई, शांत नहीं हुई। और विरोध की जो आवाज है, अब उसका असर हुआ है कि ईरान में अनिवार्य हिजाब के कानून को अब खत्म कर दिया गया है। तो जो बंदिशें थीं, जो जंजीरें थी गुलामी की, उनको तोड़ दिया है ईरान की महिलाओं ने। तो बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा संकेत भी मिलता है कि लगातार जब आप विरोध की आवाज बुलंद करते हैं तो उस आवाज को खामोश बहुत देर तक नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार ये आवाजें वहां पर उठती रहीं। 2 महीने से लगातार वहां पर ये प्रदर्शन चल रहे थे, और उसी का नतीजा है कि वहां पर महिलाओं के लिए ये बड़ी जीत नसीब हो पाई है। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी इस वक्त पूजा भी जुड़ चुकी हैं। पूजा, हम देख रहे थे, लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे किस तरह से विरोध का झंडा बुलंद किया हुआ था ईरान की महिलाओं ने। 2 महीने से यह विरोध प्रदर्शन, और उसी का नतीजा कि अनिवार्य हिजाब का कानून जो इतने सालों से वहां पर लागू था, ये जो बंदिशें थी, ये जो गुलामी की जंजीरें थी, वो आखिरकार तोड़ दी ईरान की महिलाओं ने। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। ईरानी महिलाओं ने जो अपने लिए संघर्ष किया, उनका संघर्ष आखिरकार परवान चढ़ा, और जिस हिजाब से वो मुक्ति चाहती थी, उस हिजाब से अब उनको मुक्ति मिल चुकी है। बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि हिजाब के नाम पर किस तरीके के अत्याचार महिलाओं के साथ में किए जा रहे थे। उनको जेल में डालना, एक की मौत हो जाना, फिर उसके लिए संघर्ष करना, सड़कों पर महिलाओं का उतरना, हिजाब की खिलाफत करना। अब जाकर उनका ये संघर्ष कामयाब हुआ है, और आज़ादी की जिस जंजीर के लिए वो लगातार, आजादी के लिए जिस तरीके से वो लड़ रही थी, जिस जंजीर को वो तोड़ना चाहती थी, आखिरकार उस जंजीर को तोड़ने में वो कामयाब रही हैं। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने 2 महीनों का वो पूरा संघर्ष देखा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया भर में सुनाई दे रही थी। और बड़ी बात यह है कि अब उनका ये संघर्ष कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल पूजा, और जो कह रही हैं आपकी संघर्ष जो है पिछले 2 महीने से जारी था, और यहाँ जो विरोध का झंडा उन्होंने बुलंद किया था, उनका साथ देने के लिए हमने देखा कि पूरी दुनिया भर में ये एक तरह से मुहिम छेड़ दी गई थी कि ईरान में अगर ये बर्बरता और ये हमानियत वहां पर हो रही है, और ये गुलामी की जंजीरों में अगर वहां की महिलाओं को बांधा जा रहा है, तो इन जंजीरों को तोड़ने में ईरान की महिलाओं की मदद करनी है। हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध की इस आवाज को बुलंद करने में महिलाएं पीछे नहीं हटी। और जब आप शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो आपका आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हमने देखा कि 2 महीने में भले ही यातनाएं सही ईरान की महिलाओं ने, किस तरह से वो तस्वीरें आपको याद होंगी पूजा, कि वहां पर अपने बाल काटकर वो वहां पर खड़ी हुई थी,
नुक्कड़ों पर और वहां पर अलग अलग हम देख रहे थे जगह जगहों पर। ये हम तस्वीरें भी देखिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें अब एकदम से जहन में और ज्यादा ताजा हो रही हैं, तैर रही हैं, और इनका असर क्या होता है ये आज देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही सही यहाँ पर बात कही है कि हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं और एक बार फिर से वो जहन में तरोताज़ा हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बहुत मजबूत संदेश महिलाओं के लिए जाता है कि आपको किसी के बनाए गए कानून, बनाए गए जो नियम हैं उन पर नहीं चलना है। आप अपने लिए खुद कानून नियम तय कर सकती हैं। और जब लड़ाई आपके अपने हितों की होगी, जब लड़ाई आपकी अपनी आज़ादी की होगी, तो आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना भी आना चाहिए। और जब बात ईरान जैसी जगहों की होती है, वहां पर जहां महिलाओं को बांध कर रखा जाता है, हिजाब जबरदस्ती उनको पहनाया जाता है। अब हमने वो तस्वीर भी देखी थी जहां पर एक महिला को किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया था, यहां तक कि उसकी मौत हो जाती है। उसी के बाद से हम देखते हैं कि और ज्यादा तेजी ये आंदोलन पकड़ता हुआ नजर आता है। इसे एक और संदेश ये भी जाता है कि अगर अब आप महिलाओं को दबाने की कोशिश करते, ईरान जैसी जगह से ये संदेश ज्यादा स्ट्रांगली जा रहा है कि अगर आप महिलाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दौर जा चुका है जब महिलाएं दबा करती थी। आज अगर आप उनकी आजादी को कुचलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी कुचलना जानती है। और हमने इसकी बहुत सारी तस्वीरें देखी। आपने जिक्र किया था बाल काटने वाला, बिल्कुल हमने वो तस्वीर देखी जहां पर बाल काटकर अपना विरोध दर्ज कराया गया, जहां पर हिजाब हटाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। जो मनमानी करनी थी, जिस तरीके से अपनी आजादी को बयां करना था, वो आजादी बयां करने के हर तौर तरीके हमने देखे। कुल मिलाकर हमने ये देखा कि किस तरीके से वहां हिजाब के खिलाफ में आवाज बुलंद की गई और अब आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े और ये मानना पड़ा कि जिसको हिजाब पहनना है वो पहने, और जो नहीं पहनना चाहता आप उसके साथ ना जबरदस्ती कर सकते हैं और ना ही जबरदस्ती के नाम पर उनकी जान ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और 40 साल पुराना है ये हिजाब का कानून ईरान में, और किस तरह से लगातार वहां पर महिलाओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा कि ईरान की सरकार को वहां पर झुकना पड़ा है और जो अनिवार्य हिजाब कानून वहां पर बनाया गया था अब वो वहां से हटा दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है जो हम बात करें कि महिलाओं को किस तरह से दबाया जाता है, उसी का एक और नमूना आपको बता दें। अहमदाबाद शाही इमाम की ओर से विवादित बयान, महिलाओं को टिकट देना धर्म के खिलाफ है, टिकट देने से मजहब कमजोर होता है। अहमदाबाद के शाही इमाम हैं शबीर अहमद और उन्हीं की ओर से ये बयान दिया गया है कि टिकट देने से मजहब कमजोर होता है। अब ये टिकट दी जाएंगी अगर महिलाओं को तो उससे मजहब कमजोर हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो इमाम ही बता सकते हैं। अहमदाबाद के शाही इमाम हैं शबीर अहमद जिनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि महिलाओं को टिकट देना मजहब को कमजोर करने जैसा है, धर्म के खिलाफ है टिकट देना। इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमज़ोर होगा। और मनीष देसाई इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष देसाई, अब महिलाओं को टिकट देना किस तरह से धर्म के खिलाफ है, मजहब कैसे कमजोर हो जाता है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया शाही इमाम शबीर अहमद ने। देखिए, ये जो जामा मस्जिद अहमदाबाद के शाही इमाम है शब्बीर अहमद, वो बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं, खासकर चुनाव के मौके पर। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह के बयान इनकी तरफ से आते रहे। तो ये जब कह रहे हैं एक तरफ जहां वो धर्म और ईमान की बात करते हैं और वहां दूसरी तरफ महिलाओं को टिकट देना, वो कैसे इसके खिलाफ हो जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये इस तरह के बयान चुनाव के ठीक पहले आना भी बड़ी सोचने वाली बात होती है। ऐसे समय पर इनके बयान हमेशा से आते रहे हैं, जब चुनाव के एक दिन या 2 दिन बचे हो या कुछ घंटे बचे हो, ऐसे समय पर वो इस तरह के बयान देते हैं। और मैं खैर इस्लाम का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है, या किसके कहने पर कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए मनीष देसाई आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की असली रणनीति नतीजों के बाद पता चलेगी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस कर चुकी है बैठक। 7 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और इसी दिन आएंगे एमसीडी के नतीजे। अब सत्र को लेकर 8 दिसंबर को हिमाचल गुजरात के परिणामों के बाद ही बनेगी रणनीति। विपक्ष की तरफ से कैसे किसको कौन घेरेगा ये सब कुछ तय होगा। हालांकि हिमाचल, दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव में
भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुख्य दल हैं। बावजूद इसके तीनों राज्यों के नतीजों पर रहेगी सभी विपक्षी दलों की नजर। अब अगर कांग्रेस का परिणाम आता है औसत से बेहतर, तो संसद पर बन जाएगी साझा योजना। लेकिन अगर परिणामों में हिमाचल, गुजरात में मिली हार और दिल्ली में तीसरा स्थान, तो विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा अपेक्षित सम्मान। ऐसे में अवांछित परिणाम आने पर कांग्रेस को अकेले ही लड़नी होगी अपनी लड़ाई। और क्या कांग्रेस करेगी अपने सिद्धांतों से समझौता? बंगले के नाम पर बने रहेंगे खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस कर रही है खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाए रखने पर विचार। ये जानकारी आपको दे दें, शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस नहीं हटाएगी खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के पद से। दरअसल इसमें एक और गणित कर रहा है काम, क्योंकि खड़गे के पास है राज्य मंत्री का दर्जा, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उच्च स्तरीय सुविधाएं उनसे छिन न जाएं, इसके लिए कांग्रेस समझौते की तैयारी में है। फिलहाल खड़गे के पास 2 गार्डन और अलग से ऑफिस के साथ प्रणब मुखर्जी वाला बंगला है और कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से भी उन्हें जरूरत होगी ऐसे ही बड़े बंगले की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने ही सिद्धांतों से समझौता करेगी क्या? क्योंकि उदयपुर संकल्प शिविर में कांग्रेस ने बनाए कुछ नए सिद्धांत थे। अगर कांग्रेस तोड़ती है अपने ही सिद्धांतों को, तो विपक्ष को मिल जाएगा एक और मुद्दा। हालांकि राजनीति में जरूरत और मौके के हिसाब से सब मैनेज हो जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस इसे मैनेज कर पाती है, और करती है तो कैसे। और चंडीगढ़ में इन दिनों दिलचस्प गपशप हो रही है। किसके एहसानमंद हैं मनोहर लाल? पिछले दिनों मनोहर लाल के आवास पर भोजन पर जुटी पुराने प्रचारकों के मित्रों की मंडली। मेन्यू था उनके विचारों की तरह सादगी भरा, यानी मक्के की रोटी और सरसों का साग। मंडली से गपशप के साथ साथ राजनीति पर भी हुई काफी बातचीत। तारीफ में मित्रों ने हरियाणा के तीनों लालों को पीछे छोड़ने की बात कही। देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने पर जाहिर की गई खुशी। एक मित्र की इच्छा थी कि आपके मुख्य मंत्रित्व कार्यकाल नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहज और सरल अंदाज में कहा, जो मिला वो उम्मीद से ज्यादा। मुझे 10 साल का बड़ा समय मिला। फिर पीएम से मिलने के संस्मरण का भी जिक्र हुआ और मनोहर लाल बोले कि पीएम ने पूछा, आप खुश तो हैं मनोहर लाल जी? तो मैंने कहा, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था। मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं और मैं कृतज्ञ भी। और फिर मनोहर लाल ने मित्रों से शेयर की मन की बात। कहा, अगला चुनाव लड़ने में भी नहीं मेरी कोई खास दिलचस्पी।